इस साल चीनी का उत्पादन 11% तक कम हुआ है। इससे कई राज्यों में चीनी के दाम 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कीमतें काबू में करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार के आदेश के बाद होलसेल दामों में 500 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या चीनी मिलों के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और क्या त्योहारों में ग्राहकों को सस्ती चीनी खाने को मिलेगी? इस पर आईएसएमए के प्रेसिडेंट नीरज सिरगांवकर से खास बात की हमारे संवाददाता मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त इस्मा के प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहले तो चीनी की कीमतों पे ही जानना चाहेंगे, क्या स्टॉक सफिशिएंट है, फिर क्यों कीमतें बढ़ रही हैं? हमने अभी बोल दिया कॉन्फ्रेंस में कि देयर इज सफिशिएंट स्टॉक इन द कंट्री एंड ऑल द मेजर्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट आर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स एज अ बफर to ensure that there is no problem during the festival season, and there is sufficient stocks. There is surplus sugar also available right up to the end of October, November. The mills will also start in the mid of October. There is a special season going on right now in the south, due to which sugar is coming from there, and the several measures which have taken are also helping. Import of sugar also has been announced. So that is. तो सर, कब तक हमको लगता है कि कीमतें कम हो जाएंगी? अभी ये तो हम इमीडिएटली बता नहीं सकते, लेकिन ये सब मेजर्स लेने के बाद अभी आप 2-3 दिन में देख रहे हैं कि ऑलरेडी कीमतें थोड़ी कमी आ गई। वी आर कॉन्फिडेंट दैट विद ऑल दीज मेजर्स टेकन एंड ऑल दीज स्टेप्स हैपनिंग, द प्राइसेस विल डेफिनेटली करेक्ट एंड गो बैक टू वेयर वी शुड सी देम। अच्छा, अभी इंटरनेशनल प्राइसेस शुगर के काफी हाई है। आपको लगता है कि रॉ शुगर इंपोर्ट करना एक वायबल ऑप्शन होगा? अभी तो रॉ शुगर इंपोर्ट करना वायबल ऑप्शन है गिवन द करंट प्राइसेस, एंड अभी जो चालू हो रहे टेंडर वो से पता चलेगा। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल बिड फॉर दैट एंड द प्राइसेस करंटली आर वायबल। गवर्नमेंट हैज अलाउड दैट नॉट ओनली फॉर द कोस्टल रिफाइनर्स बट आल्सो फॉर दोज हु वांट टू डू मेल्टिंग ऑफ द शुगर एंड सेल इट अप इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो उसकी संभावना अच्छी है। अच्छा, एक खासतौर पे कहा जा रहा है कि एथनॉल के लिए डाइवर्शन काफी ज्यादा हुआ, 30 लाख टन के आसपास हुआ, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी चीनी की। नहीं सर, वो तो इथेनॉल का जो डाइवर्जन अगले उसके पहले सालों में उससे भी ज्यादा हुआ था। अभी 25% कम हुआ है, और ग्रेन के उत्पादन से जो इथेनॉल बनता है वो 70 to 80% है कंपेयर टू मोलासिस विच इज 20-25%. दैट हैज रिड्यूस्ड एंड दैट हैज नो बेयरिंग on the current situation because there are stocks and there is sugar as of now going into the new season. तो उसकी वजह से ethanol की वजह से I don't think there is any connection between the ethanol program and this. सर, एक आखिरी सवाल, त्योहार शुरू होने वाले, तो आपको क्या लगता है त्योहारों के दौरान कीमतें बढ़ी रहेंगी या कम होंगी? हमारे सब एफर्ट्स जारी है कि the prices stay under control so the consumers and the public during the important festival season are able to buy sugar at reasonable rates. So with all these measures taken by the government and well supported by the industry and ISMA, we are hopeful that everything will again come back to a more reasonable price. And right now there is a lot of speculation due to which this is happening. Actual deals are happening at a lower price, so we are hopeful that. मॉनसून के मौसम में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में साल अब तक H1N1 के 1700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है दीपाली नंदा। देखिए, अगर राज्यों के हिसाब से देखें निकिता, तो राजधानी दिल्ली, केरल, कर्नाटक ये ऐसे राज्य हैं जहां पर स्वाइन फ्लू काफी तेजी से अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं आपको तस्वीर बताना चाहूं तो राजधानी दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के 2300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 1700 मामले H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी 2200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, और केरल में 4000 से ज्यादा मामले इन्फ्लुएंजा ए के हैं, जिसके अंदर से ज्यादातर मामले H1N1 वायरस यानी कि स्वाइन फ्लू से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 से 4 राज्य हैं जहां पर तेजी से स्वाइन फ्लू फैल रहा है। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर भी स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। यही वजह है कि अब लगातार 24/7 मॉनिटरिंग खुद स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है उन राज्यों के साथ संपर्क में है। हाल ही में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें पूरा जायजा लिया गया था कि किस तरह की तैयारियां हैं अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के अगर केसेस आगे बढ़ते हैं उससे निपटने के लिए। स्पेसिफिकली अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर जिस तरह से मैंने बताया कि इस वक्त जो संख्या है वो 1700 से ज्यादा H1N1 मामलों की है। हालांकि अभी फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो दिल्ली सचिवालय में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, जिसमें सिविक एजेंसियां शामिल हैं, अस्पतालों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, और पूरी तरह से जो बातचीत की जा रही है, जो समीक्षा की जा रही है, उसका फोकस यही है कि अस्पतालों में
में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता किस पैमाने पर है, खासतौर पर अगर हम मेडिसिन या फिर टेस्टिंग किट की बात करें, उनका क्या अभी स्टॉक है। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आप आइसोलेशन वार्ड प्रिकॉशनरी अपने अस्पतालों में तैयार करके रखें। न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी अस्पतालों को भी ये तैयारी करने को कहा गया है। तो वहीं अगर जो स्थिति है, नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच थोड़ी राहत की खबर यह है कि आईसीएमआर ने यह साफ किया है कि जो H1N1 वायरस है उसमें कोई भी नया स्ट्रेन नहीं मिला है, यानी कि अभी जो मौजूदा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो सक्षम है। अगर आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाते हैं तो हो सकता है कि आप इसकी चपेट में ना आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एहतियात बरतना भी बेहद जरूरी है। तो देश में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच सबसे जरूरी है खुद का बचाव करना। तो स्वाइन फ्लू से खुद को रखे दूर और कैसे पहचाने फ्लू के सिम्टम्स, करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। जगह जगह भारी बारिश के कारण पानी भर गया है। लोगों को तेज बारिश के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही यातायात पर भी असर पड़ा है। गुरुग्राम में बारिश की वजह से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इधर खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई है और करीब 26 उड़ानें कैंसिल की हुई है। वहीं लगभग 262 उड़ानें डीले हुई है। दिल्ली में इस वक्त तेज बारिश हो रही है और सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में किस तरह से जल भराव हो रहा है उसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम मौजूद हैं महादेव रोड पर, जहां आप तस्वीर देखेंगे मैं खुद पानी के भीतर मौजूद हूं और पानी कितना ज़्यादा है इस सड़क पर आप इन गाड़ियों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर इस वक्त भर गया है और मुझे यहाँ पर एनडीएमसी के कर्मचारी भी नज़र आ रहे हैं जो यहाँ आसपास सीवर हैं उनको ओपन किया जा रहा है ताकि पानी तेजी से उसकी निकासी हो सके। थोड़ा सा आगे की तरफ और आपको दिखाएं तो ये पूरी सड़क आपको दरिया बनी हुई नजर आएगी। आप जरा देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी ही पानी इस सड़क पर नजर आ रहा है। आप देखिए यहाँ इस महादेव रोड की स्थिति जरा किस तरह से यहाँ जल भराव है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अनुमान जताया था और वैसी बारिश हो भी रही है और यही वजह है कि जो एनडीएमसी का इलाका है यानी जिसे लुटियंस दिल्ली कहा जाता है वहाँ की हालत आप देख लीजिए। यहाँ एनडीएमसी के कर्मचारी आप देखिए यहाँ पर निशानदेही के लिए यहाँ पर साइन लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ उसके आसपास नहीं गुजरना, यहाँ पर सीवर है। आप देखिए स्कूटी आ रही है किस तरह से पानी में निकलने को मजबूर है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जल भराव इस वक्त दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। लगातार बारिश के बाद यूपी का प्रयागराज पानी पानी हो गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने हालात बिगाड़ दिए हैं। संगम क्षेत्र पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिरा नजर आ रहा है। जहां कभी सड़क पर गाड़ियां चलती थी वहां अब नावें चल रही है। कई झोपड़ियां और सड़कें पानी में डूब चुकी है। हरिहर गंगा आरती और त्रिवेणी आरती स्थल भी जलमग्न है, जिसके चलते अब सड़क पर आरती की जा रही है। बाढ़ का पानी बड़े हनुमान मंदिर की चौखट तक पहुंच गया है और जलस्तर बढ़ने पर मंदिर परिसर में भी पानी पहुंचने की आशंका है। बाढ़ का असर नदी किनारे बसे गांवों और रिहायशी इलाकों पर भी पड़ा है। सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब गई है और कई गांवों को शहर से संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोग आने जाने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लिया है संवाददाता सर्वेश दुबे ने। नगरी प्रयागराज में इन दिनों गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं और दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पूरा जो संगम का क्षेत्र है वो जल समुद्र सा नजर आ रहा है। आप इधर देखेंगे यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी और अब यहाँ पर नाव चल रही है और ये सामने आरती स्थल है। आप देख सकते हैं कि त्रिवेणी आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुका है, बस कुछ सीढ़ियां यहाँ पर बची हैं, जलमग्न हो चुका है। और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि हरिहर गंगा आरती स्थल है वो भी डूब चुका है। नावों को बांधकर यहाँ पर संगम बनाया गया है और उसी पर लोगों को ले आकर नाविक जो है वो स्नान करा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि वहां पर शंकर विमान मंडपम है, वहां पर आप देख सकते हैं कि उसके सड़क तक वहां तक पानी पहुंच गया है। और दूसरी ओर यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर है। बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सभी सीढ़ियां लगभग अब पानी में डूब गई हैं। अगर 1 से 1.5 फीट यानी 2 फीट तक भी अगर पानी बढ़ता है तो बड़े हनुमान मंदिर के कॉरिडोर में अब पानी प्रवेश कर जाएगा। तमाम आप ये पेड़ देख रहे होंगे, ये पेड़ लगभग डूब चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है
क्या जल स्तर है। देश में यूपीआई को 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल पहले 25 अगस्त को यूपीआई लॉन्च हुआ था, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। इस दौरान ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करीब 13,000 गुना और ट्रांजैक्शन वैल्यू में 4,000 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए कैसे रहा यूपीआई का 10 साल का ये सफर? बिल्कुल, देखिए 25 अगस्त 2016 को यूपीआई का सफर शुरू हुआ था, जब एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आरबीआई ने खास तौर से इसे लॉन्च किया था भारत में डिजिटल क्रांति के लिए। और वो मकसद कह सकते हैं न सिर्फ यूपीआई ने पूरा किया है, बल्कि दुनिया भर में अपनी एक नई पहचान, नई धाक बनाने में कामयाब हो गया है, क्योंकि 11 देशों में यूपीआई इस वक्त ऑपरेशनल है। अगर हम बात करें शुरुआत से, तो 2016 में मात्र 2.25 करोड़ सालाना ट्रांजैक्शन जहां था, आज वो 24 से 25 हजार करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो रहा है। लगभग इसमें 13,000 गुने की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करें, तो उसमें 4,000 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो यूपीआई अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम बन चुका है। अगर हम बात करें तो जो रोजाना ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो करीब 66 करोड़ के आसपास ट्रांजैक्शन रोजाना हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है। अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना, जब 2366 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। ये अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट में दुनिया भर में करीब 49% हिस्सेदारी जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन की है, और आईएमएफ ने भी यूपीआई का लोहा माना है और इसे एक सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम बताया है। तो कुल मिलाकर देखें तो जिस बैंकों के साथ जो सफर शुरू हुआ था, मात्र जो 41 बैंकों के साथ सफर शुरू हुआ था, आज 700 से ज्यादा बैंक यूपीआई से जुड़े हुए हैं। और दुनिया भर में आने वाले दिनों में यूपीआई की एक नई पहचान बनने वाली, क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करके एमडीआर चार्जेस जो बड़े ट्रांजैक्शन पर लगाने का फैसला किया है, उस आने वाले दिनों में देखने में मिलेगा कि यूपीआई अपने आप किस तरह से इकोनॉमिक वायबल और सेल्फ सस्टेनेबल बनेगा। जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका और ईरान में नया घमासान आज से शुरू हो रहा है। अमेरिका आज ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर के प्लान का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत सख्त पाबंदी लगाने जा रहा है। अमेरिका ने इस दिन को यानी सोमवार को इकोनॉमिक डी डे करार दिया है। डी डे एक मिलिट्री कोड शब्द है जो उस सटीक दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई लड़ाकू हमला या बड़ा ऑपरेशन शुरू होता है। दूसरी तरफ ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध जारी रहा तो वो खाड़ी से आने वाले तेल के सभी निर्यात को रोक देगा। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अमेरिका के इकोनॉमिक ऑपरेशन में अमेरिका का साथ देने वाले देश को भी वो एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिकी मुहिम में साथ देने के लिए चीन से अपील की थी, लेकिन चीन ने कहा था कि प्रतिबंध और दबाव समस्या को हल करने में मदद नहीं करते। अमेरिका और ईरान में अब इकोनॉमिक वॉर शुरू होने वाली है। अमेरिका के ऐलान के बाद ईरान ने भी बड़ी धमकी दे दी है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे चर्चा। जरूर जुड़िए। यूएस ईरान अब आर्थिक घमासान 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार दायरे में कारोबार करता नजर आया। निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी देखने को मिली, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज बाजार की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हुई, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण आज बाजार ने अपनी तेजी गंवाई और लाल निशान में फिसलता हुआ नजर आया। क्लोजिंग लेवल्स की बात करेंगे तो यहां पर निफ्टी 30 पॉइंट्स के दबाव के साथ बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर 200 डीएमए जो लेवल था उसको आज बैंक निफ्टी ने तोड़ा है और आज क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो करीब 240 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर इंडेक्स क्लोज हुआ है। लेकिन मिड कैप आज यहां से बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया और इंडेक्स देखिए हरे निशान में बंद हुआ है और स्मॉल कैप यहां पर एक लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है। लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेन्स की बात करें तो यहां पर मेटल इंडेक्स आज चमकता हुआ नजर आया। 1.5% से ज्यादा के गेन्स इस सेक्टर में देखने को मिले और कैपिटल मार्केट भी आज बाजार का साथ देता हुआ नजर आया। इसके अलावा रियलिटी, एनर्जी, आईटी और ऑयल एंड गैस, इन सभी सेक्टर से बाजार को सपोर्ट मिला।
लेकिन आज की सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर डिफेंस काउंटर फिसलते हुए नजर आए। इंडेक्स देखिए 1% नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा पीएसयू बैंक ने भी आज बाजार का सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा फाइनेंशियल, कैपिटल गुड और फार्मा, ये सारे इंडेक्स रहे जिन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन आज के निफ्टी 50 के गेनर्स की बात कर लेते हैं, यानी निफ्टी 50 को कौन से शेयर्स ने सपोर्ट किया। उसमें मेटल पैक देखिए, यहाँ से 3 काउंटर आपको देखने को मिलेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए 2.5% के गेंस देखने को मिले। हिंडाल्को 2% से ज्यादा की तेजी। इसके अलावा टाटा स्टील में भी 2% की तेजी आज देखने को मिली। HCL टेक ये भी निफ्टी के गेनर्स में आज शामिल हुआ। लेकिन निफ्टी के लूजर्स की बात कर लेते हैं, यानी आज निफ्टी को ड्रैग किसने किया, तो यहाँ पर SBI लाइफ देखिए 2% नीचे बंद हुआ ये काउंटर। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स में भी करीब 1.5% का डाउन साइड देखने को मिला। इसके अलावा बजाज ट्विंस भी आज निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल रहे। तो बाजार अच्छा था, काफी अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पर दिन के दौरान फिसलता हुआ नजर आया। चलिए अब आपको बता दें, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। ईडी के इस रेड के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शंकर आनंद। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार का जो मामला है, इसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल इस मामले की जो कार्रवाई है ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस के द्वारा दिया गया, और जिस तरह से पूरा मामला है तकरीबन 11 करोड़ का ये फर्जीवाड़ा का मामला है। और इस मामले में जम्मू द्वीप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम सामने आया था। उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स मिले थे, उसी के आधार पर ईडी के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन के तहत 9 लोकेशन, जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद है, इन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से इस मामले में ये ईडी को जानकारी मिली थी कि जम्मू द्वीप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी के फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार करके सामान के जो वास्तविक तौर पर आवाजाही के फर्जी आईटीसी तैयार किया गया, और इसी मामले में तमाम जो इनपुट्स इकट्ठा किया गया। हालांकि इस मामले में शुरुआती दौर पर जीएसटी के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया गया था, लेकिन उस मामले पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया। उसी के आधार पर इस मामले पर तफ्तीश की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। ईडी के द्वारा तकरीबन जो शुरुआती जानकारी मिली ईडी को कि 10 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा फर्जी इनवॉइस तैयार किया गया। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है। इस मामले में ईडी के तफ्तीशकर्ता का ये भी कहना है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में कई और भी इनपुट्स मिल सकते हैं, और इसी के आधार पर कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी का जो फोकस है इस मामले में तफ्तीश का, उसमें ये जानने का है कि पैसे का ट्रेल और अन्य जो कौन कौन से लाभार्थी हैं, किन किन लोगों को और किन किन कंपनियों को इसका फायदा हुआ है, इस मामले की विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और कहा जा सकता है आने वाले दिनों में इस मामले पे कई लोगों से पूछताछ की जाएगी, और उसी के आधार पर कई लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के अमरावती में जिला महिला अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। अस्पताल के चाइल्ड केयर यूनिट में वेंटिलेटर में विस्फोट होने से अचानक आग लग गई। हादसे में 3 नवजातों की मौत हो गई है। आज सुबह करीब 3:30 बजे तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसीयू में आग लगी। आग लगने के वक्त एनआईसीयू वार्ड में 9 बच्चे भर्ती थे। 6 बच्चों का इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई में गणेश उत्सव के लिए गणपति का आगमन हो रहा है। इस बीच आरोप लग रहे हैं कि माझगांव में गणेश मूर्ति ले जाते समय भीड़ पर पत्थरबाजी हुई और अंडे फेंके गए। इससे 22 फुट ऊंची प्रतिमा पकड़ने वालों का संतुलन बिगड़ गया। घटना के बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस संदिग्धों का पता लगाने के लिए जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले आसपास के इमारतों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। कल मुंबई के मझगांव इलाके में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जब एक बड़े जो गणेश मंडल हैं अपने गणपति की जो गणेश जी की प्रतिमा है उसे लेकर अपने पंडाल की तरफ जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने आपत्तिजनक चीज़ें जो हैं वो गणपति पंडाल पर और फिर जो लोग लेके मंदिर जा रहे थे उनके ऊपर फेंकने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गणपति पंडाल है, बड़ा पंडाल है मझगांव का। अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो गणपति जी की जो प्रतिमा है उसको अंदर रखा गया था। कम से कम 22 से 24 फीट ये बड़ी गणेश जी की प्रतिमा है, और
ये जब फेस्टिवल शुरू होता है तो इसी तरह की जो बड़े बड़े जो गणेश जी की मूर्तियाँ प्रतिमाएं वो दूर से बनकर आती हैं और अंदर जो पंडाल होता है वहाँ पे आती हैं। बताया जा रहा है कि कल रात के तकरीबन 9:30 से 10 के बीच में गणेश मूर्ति जो है, जो गणेश प्रतिमा है 22-24 फुट की, वो इसी रास्ते से यहाँ पे आ रही थी। और जब भी कोई भी मंडल या कोई भी जो लोग होते हैं जब गणेश प्रतिमा को लेके आते हैं तो बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही भीड़ से यहाँ पर मौजूद होते हैं। और उसी समय जब गणेश प्रतिमा यहाँ पहुँची थी तो बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक चीज़ें जो उनके लोगों पर फेंकी गई। पुलिस जांच में चल रही है, पुलिस भी मौके पर है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, इसलिए पुलिस भी यहाँ पर मौके पर खड़ी की गई है। बिहार के मधेपुरा में प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर में सावन के आखिरी सोमवारी पर भारी भीड़ के चलते अचानक हालात बिगड़ गए। सुबह करीब 8 बजे के बाद जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ते ही कतार में धक्का मुक्की शुरू हो गई और दबाव के चलते बैरिकेडिंग टूट गया। बैरिकेडिंग टूटते ही मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस दौरान कई महिला और बुजुर्ग श्रद्धालु गिरकर घायल हो गए। भीड़ को संभालने की कोशिश में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।